अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिस्कशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। एक एक ग्लैंड्स में यहाँ पे देखो क्या 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 ग्लैंड्स है। तो ह्यूमन एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स में तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ पे नंबर 1 है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का ही पार्ट होता है। नंबर 2 है यहाँ पे देखना, नंबर 2 है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये नंबर 2 पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और ये हम लोग लेते हैं नंबर 3 पाइनियल ग्लैंड्स। तो पाइनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस, ये तीनों के तीनों क्या होता है, ये ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ब्रेन के पार्ट से या ब्रेन के साथ अटैच्ड, ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो ग्लैंड है, 2 ग्लैंड यहाँ पे है, थायराइड और पैराथायरॉइड। तो 5 ग्लैंड्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद नीचे आता है थाइमस, तो ये छठा नंबर ग्लैंड हो गया। पेनक्रियाज, हालांकि ये मिक्स क्राइन होता है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों पार्ट करता है, ठीक है, दोनों काम करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये भी वन ऑफ द। उसके बाद किडनी के जस्ट एबव क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, इसका भी एक रोल होता है स्पेशली तुम्हारा किडनी फंक्शंस के लिए। और उसके अलावा 2 गोनैड्स है, ठीक है। तो गोनैड्स ये भी क्या होता है, गोनैड्स बेसिकली ये भी क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स मानते हैं, एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन वाला। तो यहाँ पे ये 9th नंबर ओवरी और 10th नंबर टेस्टिस। तो 10 यहाँ पे ग्लैंड्स हम लोग को 1 बाय 1 करके स्टडी करना है। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या एक्स्ट्रा ग्लैंड्स यहाँ पे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये सुप्रीम कमांडर है, मतलब देख मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स अल्टीमेटली देखना कहीं ना कहीं दूसरे हर ग्लैंड्स को क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है उनके सिक्रेशंस को लेके या उनके इनहिबिशंस को भी लेके, ठीक है, दोनों तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे, तो अब मान लो जैसे मैंने क्या बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को बोला मास्टर ग्लैंड्स। तो मास्टर ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन उस मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी रेगुलेट करने वाला है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस दैट मीन क्या होगा, सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, ग्लैंड्स के सिस्टम में। तो स्पेशली जो हाइपोथैलेमस अब होता क्या है, तो हाइपोथैलेमस ये 4 ब्रेन्स का पोस्टेरियर मोस्ट पार्ट होता है। एंटेरियर हो गया तेरा सेरेब्रम, फिर उसके बाद थैलेमस, एंड देन उसके बाद हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होता है, और यही न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करता है, ठीक है, दैट इज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ये मतलब तुम्हारा न्यूरल सिग्नल को इधर से उधर करने के अलावा साथ में ये कुछ हार्मोन्स का भी प्रोडक्शंस कर देता है, सिक्रेशंस कर देता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोगों ने नाम रखा है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो है हाइपोथैलेमस सिक्रेट द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स एंडोक्राइन भी काम कर रहा है तुम्हारा। अब इसमें 2 मेजर टाइप ऑफ हार्मोन्स का सिक्रेशंस करते हैं और मतलब रोल भी करते हैं। तो एक को हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और एक को बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो रिलीजिंग का मतलब ये क्या कहता है, ये दूसरे किसी ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रेशंस के लिए। और इनहिबिटरी क्या करता है, ये उसको उसके सिक्रेशंस को इनहिबिट करता है। जैसे बेसिकली हम एग्जांपल ले लें, तो रिलीजिंग हार्मोन्स में क्या कहता है, ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन है जिसका नाम है GnRH, गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। ये गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्पेशली स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द गोनोडोट्रोफिन्स, सेक्स हार्मोन्स, मतलब गोनोडोट्रोफिन्स हार्मोन्स के रिलीज के लिए, जैसे FSH और LH, ठीक है। FSH और LH ये दोनों में सिक्रेट होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। तो दोनों में सिक्रेशंस ये रेगुलेट करवाता है, कौन, रिलीजिंग हार्मोन व्हिच रिलीज फ्रॉम द, कहां से, हाइपोथैलेमस से। उसी तरह से हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है इनहिबिटरी हार्मोन्स। तो ये जैसे मान लो इनहिबिट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को, ठीक है, इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे सोमेटोस्टेटिन्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जैसे मान लो FSH था, तो FSH को सिक्रेट करवा लेके GnRH। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं ना, एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे LHIH,
IH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स, है ना। FSH IH या GnRH है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता था, GnR GNH GnNIH कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा इनहिबिटरी हार्मोन्स। इसके अलावा हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शंस करता है, लेकिन इसको रिलीज नहीं करता है। इसमें मेन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ध्यान से समझना है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड में भी देखेंगे। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन अल्टीमेटली रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, बट ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स ने बनाया नहीं है इसको। इसको बनाया किसने है? हाइपोथैलेमस ने बनाया है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने बनाया है तुम्हारा इसमें, ठीक है। क्लियर है? अब यहां पे देखो यहां पे क्या है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस से बनने के बाद ये न्यूरॉन्स के थ्रू धीरे धीरे ट्रांसमिट होके अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये पहुंचते हैं, और वहीं पे जाके, और पहुंचने का रास्ता क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक पोर्टल सिस्टम पढ़ना है। पोर्टल सिस्टम्स के थ्रू ये मूव करके पहुंच जाता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरीज तक पहुंच जाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरीज को स्टोर करेगा एंड देन बाद में इसको रिलीज करता है। तो इससे एक चीज साबित हो रहा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरीज का जो रेगुलेशन होता है ये तेरा अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशंस ऑफ हाइपोथैलेमस, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल्स होता है तुम्हारा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स में क्या हो। ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पहले नंबर तो लोकेशंस कहाँ होता है, तो एक बोन होता है स्फेनोइडल बोन्स, ठीक है ना। अभी मसल्स में मैंने अभी रिसेंटली तुम लोग इसके जस्ट पहले बनाया था। स्फेनोइडल्स बोन जो होता है, स्फेनोइड बोन किसका पार्ट है? ये स्कल में भी, स्पेशली क्रेनियल बोन्स का, उसमें एक कैविटीज होता है, उस कैविटीज का नाम है सेला टर्शिका, और इसी सेला टर्शिका के अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स लोकेटेड होता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये है हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। तो ये बेसिकली क्या है? स्टॉक वाला स्ट्रक्चर हो गया जिससे ये अटैच्ड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग दो रीजन में बांटते हैं, आगे इसको बांटते हैं, छोड़ो, एंडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एनीवे, यहाँ पे देख, ये एक पोर्टल सिस्टम हमें दिख रहा है। क्या है? पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइम पे मैंने पढ़ाया था कि मान लो ऐसा कोई वेन जो हार्ट में जा रहा था, लेकिन हार्ट में नहीं जाके किसी ऑर्गन में गया, और फिर ऑर्गन्स के थ्रू फिर वो अल्टीमेटली वो हार्ट में जाता है। जैसे लीवर में गया तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स में गया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोफाइजल्स, तो ये हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम, देखिए यहाँ पे हाइपोथैलेमस से ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का, एक सेकेंड थोड़ा सा स्लो है, ये सब ब्लैक डॉट जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये मान के चलो कि यही है तुम्हारा हाइपोथैलेमल हार्मोन्स। और हाइपोथैलेमल हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करने वाले हैं, वो इस पोर्टल सिस्टम्स के थ्रू हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड्स तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे रिलीज होते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? उनको, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, और फर्दर मान लो जैसे यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है, उसको अगर आगे सप्लाई करना है, पास करना है, तो अब इसी पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाएंगे, और यहाँ से निकल के ये अदर बॉडी पार्ट्स में, यहाँ पे ये वेन है, कोई ना कोई वेन है तुम्हारा, ये बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देख, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो ये हाइपोथैलेमल न्यूरॉन्स है, यहाँ पे जो भी हार्मोन्स बना था ब्लैक डॉट वाला, ये धीरे धीरे सीधा कहाँ तक लेके आता है? ये लेके आता है तुम्हारा इस पोस्टीरियर पिट्यूटरीज में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, न्यूरल कंट्रोल्स, और यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए देख, यहाँ से हार्मोन्स आ रहा है यहाँ से, और ये हार्मोन यहाँ रिलीज होता है, तो ये अंडर इंडोक्राइन कंट्रोल्स होता है, मतलब हार्मोन्स के अंडर कंट्रोल्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये है तुम्हारे यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? अंडर एंडोक्राइन कंट्रोल्स, ठीक है ना, ठीक है, अंडर न्यूरल एंडोक्राइन कंट्रोल्स में रहता है तुम्हारा, ओके। समझ में आ रहा है यहाँ तक?
तो ये था तुम्हारा एंडोक्राइन्स। अब इसी में देख कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फर्दर डिविजन्स करते हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को दिख जाएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 रीजन्स में बटा हुआ रहता है, एडिनो हाइपोफाइसिस और नीरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और नीरो हाइपोफाइसिस में, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एडिनो हाइपोफाइसिस और नीरो हाइपोफाइसिस जो है, यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मान के चलो कि ये 70% होता है और ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है ये 30% होता है। एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर डिफरेंशिएटेड होता है तुम्हारा पार्स डिस्टलिस या एंटीरियर पिट्यूटरीज और दूसरा पास इंटरमीडिया में, ठीक है। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस इसमें एक ही रीजन होता है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा कहते हैं हम लोग इसको। क्या बोलते हैं इसको? पार्स नर्वोसा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देख, जो तुम्हारा एडिनो हाइपोफाइसिस का जो एंटीरियर लोब है इसमें से 6 हार्मोन्स रिलीज होता है टोटल। कितना? 6 हार्मोन्स रिलीज होता है तुम्हारा, ठीक है। एक हो गया ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा हो गया प्रोलैक्टिन्स, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स LH और FSH, LH और FSH, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। द ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे सबका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, टेंशन मत लो, ये सब मिल जाएगा। उसी तरह से पास इंटरमीडिया जो होता है ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, और जो पास नर्वोसा होता है या पोस्टीरियर पिट्यूटरीज होता है ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है और वेसोप्रेसिन 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। तो हमें इसी का एक एक करके सबका फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेना है कि किसका क्या काम होता है और कैसे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो चलो एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है तेरा इसमें एंड एडिनो हाइपोफाइसिस, दैट इज तुम्हारा जो एंटीरियर पिट्यूटरीज है उसके पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरीज, तो एंटीरियर पिट्यूटरीज में पहला हार्मोन्स क्या था? GH लिखा था ना, इसका फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन्स, या इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोफिन्स। सोमेटोट्रोफिन, एक आता है सोमेटोमेमोट्रोफिन्स। तो सोमेटोमेमोट्रोफिन्स होता है मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट्स के लिए, वो आगे हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सोमेटोट्रोफिन्स या ग्रोथ हार्मोन्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं GH ओनली बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली दैट्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है मेनली एक्ट करता है किस पे? हमारे जो बोन होता है, बोन उस पे एक्ट करता है। तो जैसे मान लो जो छोटा बच्चा है उसमें जो लंबाई बढ़ेगा तो उसमें क्या होता है, अगर बोन एलोंगेट नहीं करेगा तो हाइट उसका बढ़ेगा नहीं। तो मेनली किस पे? बोन पे ये एक्ट करता है, जिससे बोन का इलोंगेशन होता है, जिसके वजह से ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एक चीज और इसमें तुम लोग दिमाग में रखोगे कि जो ये ग्रोथ हार्मोन्स है ये अकेला ग्रोथ नहीं करवाता है, इसके साथ तुम्हारा थायरॉक्सिन जो कि मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन्स है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसके साथ एसोसिएट होके मतलब ग्रोथ हार्मोन प्लस थायरॉक्सिन मिलके क्या करते हैं, ये किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा इसमें, क्लियर है? ओके। अब देख, इस ग्रोथ हार्मोन्स का अगर ओवर सिक्रेशन हो जाता है या उसका कम सिक्रेशन हो जाता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम है, तो 2-3 चीजें हैं। तो ओवर सिक्रेशन को बोलते हैं हाई ओवर सिक्रेशंस दैट्स कॉज द गेगेनेटिज्म्स, ठीक है। गेगेनेटिज्म मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ, और अगर हाइपर सिक्रेशन हाइपो सिक्रेशन मतलब कम होता है तो इससे कॉज होता है ड्वार्फिज्म्स, ठीक है। ड्वार्फिज्म्स, तो गेगेनेटिज्म्स और ड्वार्फिज्म ध्यान में रखना। बट अगर ये सब किस में है? ये सब है चाइल्डहुड में, चाइल्ड में, चिल्ड्रंस में। बट अगर एडल्ट्स में देखते हैं तो एडल्ट्स में ओवर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन्स होता है तो दैट्स कॉल्ड द एक्रोमेगेलिया, ठीक है। एक्रोमेगेलियास कॉज करता है तुम्हारा, और एक्रोमेगेलियास मतलब क्या हो गया तुम्हारा इसमें? ओवर सिक्रेशन, एक्सेस सिक्रेशन। तो इससे क्या होता है कि जो बोन वगैरह है, स्पेशली फेशियल बोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इलोंगेट होता है। तो हाथ पैर वगैरह का जो देख हाइट तो बढ़ गया, अब उसमें क्या था, फेस और जो लिम्स पार्ट होता है हाथ पैर वो एबनॉर्मली लॉन्ग हो जाता है, जो कि बॉडी के रेशियो से थोड़ा डिफरेंट दिखता है।
तो ओवरऑल एक्रोमेगेलियास के केसेस में जो पर्सन होता है वो क्या दिखता है, गोरिल्ला के जैसा दिखता है तुम्हारा इसमें। तो दैट्स लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस एंड प्री मैच्योर डेथ हो सकता है, जैसे एबनॉर्मल ग्रोथ होता है ना। इसका अर्ली डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, अनडिटेक्टेड रह जाता है, ठीक है ना, काफी सालों तक अनडिटेक्टेड रहता है, और जब पता चलता है तो तब तक ठीक है, मतलब कोई इसका तो मतलब है इलाज, लेकिन इसमें डिटेक्शंस में काफी टाइम लग जाता है तुम्हारा, क्योंकि कोई गौर नहीं करता कि उसका हाथ पैर या मुंह एबनॉर्मली बहुत ज्यादा बड़ा है या लंबा है इस तरीके से। बाकी अगर मान ले चाइल्डहुड में अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे गेगेंटिज्म होता है, जैसे एबनॉर्मल एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया, मतलब काफी हड बड़ा हो जाता है, तो जो लोग लंबे लंबे लोग नहीं दिखाता है कि ये भाई चाइना में ने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे लंबा जैसे खली है, तो वो दैट सफरिंग फ्रॉम द गैगेनोटिज्म से सफर करता है फिर, लेकिन उसमें ये कंटिन्यूसली चलता ही रह रहा, ठीक है। और ड्वार्फिज्म का मतलब होता है, जैसे एक होता है मिडगेट होता है ना, जो सर्कस में छोटे छोटे बौने होते हैं 1.5 फीट के, उसको मिडगेट कहते हैं तुम्हारा। तो ये मिडगेट, ये लोग सब ड्वार्फिज्म से सफर करते हैं तुम्हारा, इसमें ग्रोथ ही पूरा का पूरा रुक जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो एक था ग्रोथ हार्मोन्स, दूसरा आते हैं प्रोलैक्टिन्स, ठीक है। प्रोलैक्टिन्स, तो प्रोलैक्टिन्स क्या कहता है, दैट्स रेगुलेट द मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शंस, तो स्पेशली मिल्क प्रोडक्शंस के लिए रेगुलेट करता है प्रोलैक्टिन्स, ठीक है। देख मेमोरी ग्लैंड्स के लिए डेवलपमेंट्स के लिए अलग अलग हार्मोन्स है, जैसे तुम्हारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन्स, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोलैक्टिन्स, ऑक्सीटोसिन्स, ये 4 अलग अलग रोल होता है। तो स्पेशली जैसे जब मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उस टाइम पे तो तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन्स और एस्ट्रोजन्स, उन दोनों का काफी मेजर रोल होता है। आगे देख लेंगे इसमें लिखा हुआ तो, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे सुन लो 12th क्लास में जब इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ोगे वहां पे, तो ये सब चीजें मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो जरूरी होता है। एंड देन फाइनली जब मेमोरी ग्लैंड प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसीज मेमोरी ग्लैंड्स में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्रोलैक्टिन्स की वजह से। एंड फाइनली आफ्टर द पाचुरेशन ऑफ बेबी, जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट के अंदर, वो प्रोलैक्टिन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, और अल्टीमेटली रिलीज जो होता है मिल्क, वो होता है ऑक्सीटोसिन्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस का नेक्स्ट जो हार्मोन है, 3rd नंबर, ये है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है ये टारगेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड्स को, और उससे थायरॉक्सिन्स का प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन्स पहले बोला, थायराइड हार्मोन्स जैसे थायरॉक्सिन्स, वो हमारा मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन्स होता है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। उसी तरह से ACTH का फुल फॉर्म होता है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स होता है, ये स्टिमुलेट करता है एडिनल कॉर्टेक्स को, स्पेशली टू रिलीज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब स्टेरॉइडल हार्मोन्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रेशंस को। देख एडिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड 4 अलग अलग तरह के हैं। तो एडिनल कॉर्टेक्स में से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट कौन करता है, स्पेशली एडिनोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर इसमें जो हार्मोन्स है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दैट इज FSH। और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है तुम्हारा गोनेडल एक्टिविटीज, ठीक है ना, नाम ही देखो FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो पहला नंबर तो ये ध्यान में रखना, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कि मेल और फीमेल दोनों में ये रिलीज होता है। तो इन केस ऑफ मेल देखो, FSH एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट द स्पर्म फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के केस में FSH जो होता है स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, मतलब oogenesis में ये पार्टिसिपेट करता है। ये किसमें, oogenesis में हेल्प करता है, ठीक है। और इधर किसमें हेल्प कर रहा है तुम्हारा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो दोनों जगह पे ये काम करता है। उसी तरह से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स को अगर हम देख लेते हैं, LH, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है गोनाडल एक्टिविटीज इन द केस ऑफ मेल, है ना। इन मेल इट स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन्स फ्रॉम द टेस्टिस। एंड्रोजन मतलब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। और इन केस ऑफ फीमेल्स इट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम्स, ठीक है ना, काफी मेजर प्ले करता है। देख अभी मतलब तुम लोगों ने इस चीज को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, 12th में ये सब चीजें बहुत डिटेल में हो जाएगा। जब एग डेवलप होता है तो उसमें प्राइमरी, फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से चेंज होता है, और उसके अंदर प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes एंड फाइनली
ओव्यूल के फॉर्म में रिलीज होता है तुम्हारा। तो उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल्स बचता है वही चेंज हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और उसको चेंज कौन करता है? ये एलएच करता है। एलएच का काफी मेजर रोल होता है, और जब तक एलएच रहेगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशंस करता है। इसको हम लोग आगे जब ओवरी और टेस्टिस जब पढ़ेंगे तब वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया जो है, पास इंटरमीडिया इन ह्यूमंस ऑलमोस्ट लास्ट 6 हार्मोन हो गया तुम्हारा एडेनो हाइपोफाइसिस में, जो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी था वो। अब आते हैं पास इंटरमीडिया। तो पास इंटरमीडियाज में एक ही हार्मोन रिलीज हो रहा था, उसका नाम था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये क्या कहता है? मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, रिलीज द स्किन पिगमेंट दैट इज मेलानिन पिगमेंट्स, ठीक है ना, स्किन पिगमेंटेशंस। और ये स्टिमुलेट करता है मेलानिन, मेलानिन के पिगमेंट्स के सिक्रेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। कौन सा? स्किन पिगमेंट्स का नाम क्या है? मेलानिन्स, ठीक है। और इसी के वजह से जो स्किन का कलर होता है वो क्या होता है? डार्क हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मेनली ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे पोस्टेरियर लोब इसको कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं इसको? पोस्टेरियर पिट्यूटरीज। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरीज बेसिकली इट स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन्स एंड वेसोप्रेसिन्स का रिलीज करता है। देख, पहले ही बताया था कि इसको बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। और स्टोर करता है कौन? इसको पोस्टेरियर पिट्यूटरीज। तो स्टोर ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस से आता है। अब इन दोनों का रोल अगर देखते हैं, काफी अच्छा रोल है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट। ये दोनों के दोनों हार्मोन्स बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे भी देख, हम लोगों ने एडीएच पढ़ ही लिया है ना, एक एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में रास सिस्टम पढ़ा था हम लोगों ने, रेनिन, एंजियोटेंसिन्स, है ना, एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स, वहां पे इसका एक काम होता है। उसी तरह से रास के साथ ये एडीएच भी पार्टिसिपेट करता है। एनीवे, पहले आते हैं ऑक्सीटोसिन्स। तो ऑक्सीटोसिन्स ये बेसिकली टारगेट करता है स्मूथ मसल्स का और उसका कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। तो अब फीमेल में देखो दो मेजर काम करता है इन फीमेल, और ये ऑक्सीटोसिन जो है मेनली फीमेल्स में ही ये रहता है, ठीक है। फीमेल में इसका पहला काम होता है कि चाइल्ड बर्थ, मतलब एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशंस ये यूटरस के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब यूट्राइन्स के जो मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है जो बेबी यूटरस के अंदर है वो इजिली इवैक्यूएट हो सके, रिलीज हो सके उसके कॉन्ट्रैक्शंस के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा काम होता है मिल्क इजेक्शंस। तो मिल्क का प्रोडक्शन पीआरएल करा रहा था, प्रोलैक्टिन्स। और अल्टीमेटली जब मिल्क बनेगा तो मिल्क रिलीज कैसे होता है? तो मिल्क का रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन्स के वजह से होता है। तो मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। और मिल्क इजेक्शंस को हम लोग कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? देखो, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स। इसका मतलब होता है, देख, जब बेबी क्या करेगा, ब्रेस्ट के निपल्स को जब सक करना स्टार्ट करता है तो जो सेंसेशन होता है वो ब्रेन तक चला जाता है। तो मतलब ब्रेस्ट से सीएनएस मतलब ब्रेन तक सिग्नल कैसे गया? न्यूरॉन्स के थ्रू गया। अब ब्रेन क्या कर रहा है? सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ये ऑक्सीटोसिन बना के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उसको रिलीज करता है, और ब्लड के थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू वो मेमोरी ग्लैंड्स तक आता है, जिससे कि तुम्हारा ऑक्सीटोसिन की वजह से तुम्हारा ब्रेस्ट के अंदर जो स्मूथ मसल्स है वो कांटेक्ट होते हैं, और एल्वेलाई जो पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड्स में, वहां से मिल्क का इजेक्शन करवाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है वेसोप्रोसिन्स, या इसी को एंटी डायरोटिक हार्मोन्स। डायरोसिस मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, और उसका उल्टा एंटी डायरोसिटिक हार्मोन्स, उसको प्रिवेंट करता है। तो एडीएच ये स्टिमुलेट करता है किसके? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन डीसीटी, डिस्टल्स कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स इन किडनी, ठीक है ना, एंड देयरबाय इट रिड्यूस द डायरोसिस दैट इज लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन्स। तो एडीएच इसीलिए नाम बोला एंटी डायरोटिक हार्मोन्स। और ये मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि जैसे कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पानी पी ले तो उसमें एडीएच का सेक्रेशन क्या हो जाएगा? कम। और एक आदमी जो पानी बहुत दिनों से मतलब बहुत घंटे से पानी नहीं पिया, 4-5 घंटे से पानी नहीं पिया,
तो उस केसेस में उसमें क्या होता है, उसके बॉडी में वाटर का कमी होता है, डिफिशिएंट रहता है तुम्हारा, ठीक है। तो उस केसेस में एडीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा ताकि उसके बॉडी में पानी को रिटेन कर सके, रीअब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स हैं। अब इसमें देख, डिफिशियंसी ऑफ एडीएच दैट रिजल्ट इनटू द किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, डिफिशियंसी होता है एडीएच का। ये चीज भी मैंने तुम्हें किडनी वाले चैप्टर में, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है। वहां पे भी पढ़ाया हम लोगों ने इस चीज को, ठीक है। तो वहां से ध्यान में रखना है इसको, ओके। अब एडीएच जैसे डायबिटीज इंसिपिडस, इसका सिम्टम्स क्या हो जाता है, तो वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और इस पर्सन को क्या रहता है, बहुत ज्यादा प्यास लगा रहता है, ठीक है ना। तो इंटेंस थ्रस्ट रहता है, और जो यूरिन होता है वो टेस्टलेस हो जाता है। टेस्टलेस का मतलब यहाँ पे यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब उसमें सॉल्ट वगैरह जो है या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसका अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि एक्सेस पानी जा रहा है तुम्हारे इसमें, ठीक है। तो ये है एडीएच की कमी से एक बीमारी है डायबिटीज इंसिपिडस। हम लोग जो डायबिटीज जानते हैं वो डायबिटीज मिलेंटस होता है, जिसको शुगर का बीमारी कहते हैं, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा ग्लैंड्स है पाइनियल ग्लैंड्स। पाइनियल ग्लैंड्स जो है ये 3rd नंबर ग्लैंड्स है। पाइनियल ग्लैंड्स ये हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग मानते हैं, और ये लोकेटेड कहाँ होता है, तो ब्रेन में, ध्यान रखना ब्रेन में। तो थैलमस हाइपोथैलमस जहां पे था ना, मतलब फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में होता है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन और सिक्रीट करता है ये मेलाटोनिन सिक्रीशंस करता है तुम्हारा, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। और ये मेलाटोनिन का सिक्रेशंस करता है। मेलाटोनिन जो है इसका मेजर रोल होता है तुम्हारा किसमें, मेजर रोल होता है इम्यून सिस्टम्स में, समझे। उसके अलावा इम्यून सिस्टम देखिए लिखा है इन्फ्लुएंस द डिफेंस मैकेनिज्म्स, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है डिफेंस मतलब इम्यून सिस्टम्स में। डिफेंस कैपेबिलिटीज यहाँ लिख देता हूं मैं किसमें, ये इम्यून सिस्टम। इसी की वजह से तुम्हारा जो ये जो थाइमस वाइमस है या फिर जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन में, हर जगह पे इसका कहीं ना कहीं रोल होता है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा ये रेगुलेट करता है डायurnal साइकिल्स या बायोलॉजिकल क्लॉक, या उसको बोलते हैं स्लीप वेल क्लॉक कहा जाता है, या बॉडी टेम्परेचर्स भी इवन कंट्रोल करता है, ठीक है ना। डायurnals 24 आवर रिदम्स को बॉडी में सेट करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक, मतलब इसी के सिक्रेशन से और एब्जॉर्प्शंस में, मतलब बॉडी में जैसे हम लोग सुबह उठ गए तो इसका अमाउंट धीरे 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 बढ़ता है, तो उससे हमें बॉडी को सिग्नल मिलता है कि कितना टाइम बीत चुका है। जब सोएंगी तो यही मेलाटोनिन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता चला जाता है ना। दैट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म्स, पिगमेंटेशंस और मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को भी क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये था इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशंस एंड मेंस्ट्रुएशंस साइकिल्स वगैरह, इन सब को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पे मेलाटोनिन का एक फंक्शन हो गया डायurnal रिदम ऑफ बॉडी मेंटेन करना, स्लीप वेल साइकिल्स, बॉडी टेम्परेचर्स मेंटेन करना, रेगुलेट करना। उसके अलावा इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशंस को, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स फीमेल्स में, और अल्टीमेटली इसका जो एक मेजर काम होता है इम्यून सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, दैट मीन्स डिफेंस कैपेबिलिटीज के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो ये तो पाइनियल ग्लैंड्स था। नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है।